Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ayushi and आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आईएससी बोर्ड एग्जाम्स फॉर मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स को कैसे आपको प्रिपेयर करना है और किस तरह से करना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो है कि व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स। तो व्हेन का तो जवाब ये है कि जैसे ही आप 11th या 12th में आते हैं आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। बट जैसे ही आपको ये फील होता है, आपको ये रियलाइज होता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको नेक्स्ट डे पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, काम टालना नहीं चाहिए। और जो दूसरा सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर की आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली 6 मंथ का प्लान लेके बना रही हूँ। अगर आपको यही चीज़ 3 मंथ पे अप्लाई करनी है तो आप सारे डेज को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको यही चीज़ 12 मंथ में अप्लाई करनी है तो आप इन सारी डेट्स को डबल कर सकते हैं। 6 मंथ जो है वो सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस डिवाइड किया है। और वही आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने टाइम में और किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो मेरा सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह का है, और ये सीक्वेंस मैंने क्यों लगाया। सबसे पहले मैंने लिखा है कि हमें पढ़ना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो इसलिए क्योंकि इसका काम जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सारे चैप्टर्स में आने वाला है। और इन सारे चैप्टर्स में क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ज़रूरत लगेगी, तो अगर आप ये पहले से पढ़ के रखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेज आपको पता होंगे। तो रिस्पेक्टिव टाइम क्या देना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 वीक का टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि 1 वीक में आपको 2 से 3 एक्सरसाइज करनी है, तो आप 1-2 दिन दे सकते हैं स्टार्टिंग की बेसिक एक्सरसाइज को, और उसके बाद जितने भी दिन बचे हैं वो आप उसके फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज को दे सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज को दे सकते हैं। और अगर आपको एक बार ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया तो यकीन मानिए आपके आगे की जो 12th की जर्नी होने वाली है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्मूले आगे यूज होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं लगाया है तो जब आप वो चैप्टर लगाएंगे तो आपको ये रियलाइज खुद ब खुद हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पे मैंने जो चैप्टर रखा है वो है डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जिसे नाम दिया गया है आपकी बुक में। मैंने सेकेंड नंबर पे ये चैप्टर इसलिए रखा है कि अगर स्टार्टिंग में ही आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स करते हैं तो वो किसी किसी बच्चे को वो क्या होता है कि वो चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। वो है नहीं बट वो लगते हैं, तो उनको आप एक काम करिए, उनको आप लास्ट में रखिए। आप स्टार्टिंग कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है। फिर आप डिफरेंशिएशन पे आइए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है जो वो डिफरेंशिएशन से पहले आना चाहिए, आई नो, बट जो आपके सिलेबस में आप चाहें तो पहले डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं, तब भी आपको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी निपटाई आपने, उसके बाद आपने क्या किया, आप आ गए सीधे डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज पे और आपने उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। इस पूरे डिफरेंशिएशन को, इस पूरी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज को मेरी तरफ से मैं देती हूँ 2.5 वीक्स का टाइम, क्योंकि 2.5 वीक जो है ये अगर आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को दे देंगे तो आपकी आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पास आते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का चैप्टर, और दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का चैप्टर AOD। तो ये दोनों चैप्टर्स डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, इंटीग्रल्स में और डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको इस चैप्टर की ज़रूरत लगती है। इंटीग्रल्स में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए क्योंकि कई फॉर्मूलों में लगता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगता है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो कैलकुलस का मेजर पोर्शन जो है वो इस चैप्टर से कवर हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को 2.5 वीक्स का टाइम आपको देना चाहिए। और जैसे भी आपको स्टार्ट करना है आप 1 वीक दे सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को, उसके बाद 1.5 वीक्स जो आपके रह जाएंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपको 2.5 वीक में कंप्लीट करनी है। तो
हो सकता है 1-2 दिन आपका सिलेबस आगे पीछे हो जाए, बट उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी चैप्टर्स है हो सकता है उसमें आपको टाइम कम लगे, क्योंकि अगर आपको पूरा सिलेबस 6 मंथ में कंप्लीट करना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा और काम उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब ये दोनों चीजें हो गई तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने आधा वीक दिया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। हाफ वीक का मतलब क्या हो गया, 3 to 4 डेज, और 3 to 4 डेज में इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंप्लीट करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेसिक 0/0 फॉर्म की है उसको करने में तो 1-2 दिन ही लगता है, इनफैक्ट कई बच्चे तो उसे सिर्फ 1 दिन में कर लेते हैं। और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की सेकंड एक्सरसाइज है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म की, वो कंप्लीट करने में भी आपको 1 से 1.5 दिन लगेगा। और जो थर्ड एक्सरसाइज है हो सकता है आपको उसे करने में 1-2 दिन का टाइम लगे, बट ओवरऑल ये जो चैप्टर है ये मुश्किल से 3-4 दिन लगता है और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको तो आप 0.5 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले महीने में आपको कंप्लीट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद आपको कंप्लीट करना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ये 3 चैप्टर आपके कवर हो गए इन मंथ 1। ओके, तो अगर मंथ 2 की बात की जाए तो ये पूरा सेकेंड मंथ जो है वो मैंने फिक्स कर दिया है इंटीग्रल्स के लिए। तो सेकेंड मंथ जो होगा आपकी प्रिपरेशन का वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए इंटीग्रेशन पे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अगर आप इसे पूरा 1 मंथ देंगे तो आपका एक बहुत मेजर पोर्शन यहाँ से भी कवर हो जाने वाला है। कैलकुलस से वैसे भी अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कैलकुलस अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आनी ज़रूरी भी है। तो इस पूरे पोर्शन को, इंटीग्रल्स को आप दीजिए पूरा एक कंप्लीट महीना बिना किसी और चैप्टर को उठाए, बिना किसी और चैप्टर को टच किए, और इंटीग्रल्स में आपको जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होते हुए सक्सेसफुली दिखेगा भी। तो यहाँ पे सेकेंड मंथ में तो आपको इंटीग्रेशन लगाना है, और अगर पूछना है कि कैसे, तो जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उसी सीक्वेंस से लगाना है। और जितने भी पोर्शन और जितने भी फॉर्मूले हैं अगर आपको वो याद करने में डिफिकल्टी होती है तो आप एक काम करिए, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप एक एक करके पहले लगा लीजिए। जब आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रिफर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जांपल्स, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव यू शुड डू, बिकॉज जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपको फॉर्मूले और इतने मेमोराइज हो जाएंगे, आपको और नए मेथड्स सीखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस लगाइए। जब आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आपको कोई फॉर्मूला तो याद हो रहा होगा, उस एक्सरसाइज का कोई मेथड याद हो रहा होगा। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा मेमोराइजेशन तो चाहिए होता है। तो जब आप वो 1 महीना पूरा उस इंटीग्रेशन चैप्टर को देंगे तो आई बिलीव आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। और एक काम और जो आप करते रह सकते हैं वो क्या है, अपनी बुक में जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो पेंसिल से टिक करते रहिए। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपकी बुक में वो टिक्स बढ़ते जाएंगे, और आपको वो देख के बहुत ही सुकून मिलेगा कि हाँ, कि आपने उस रिस्पेक्टिव टाइम में कुछ प्रोडक्टिव किया और आपने इतने चैप्टर्स अपने सिलेबस के कंप्लीट किए हैं। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपका एम 10 ईयर्स सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, ये पहले ही बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको एंड में लगाने हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपका एम सिर्फ लर्न करना होना चाहिए। आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं, आपको टॉप करना है, आपको ये करना है। आपका लर्निंग पीरियड में टाइम सिर्फ लर्न करने का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, जब आपने सेकेंड मंथ की बात कर ली, अब थर्ड मंथ की बात करते हैं। तो थर्ड मंथ में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है मंथ को। मंथ का पहला पार्ट डेडिकेटेड है एओडी को, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, और मंथ का सेकेंड पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले 15 डेज में आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और दूसरे सेकेंड वीक में आप लगा सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इससे क्या होगा, पहले 15 डेज में एओडी आप सोच रहे होंगे छोटा सा चैप्टर है, बट एओडी से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है जो लास्ट एक्सरसाइज है उससे। जो एओडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एओडी को आप 15 डेज दे सकते हैं काफ़ी आराम से, बहुत अच्छे से। उस को आपने 15 डेज में कंप्लीट किया। नो स्पेसिफिक रूल की कैसे करना है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जिस समय सीख रहे हैं, उसे एक बार में सीखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको कोई चीज़ एक बार में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। और जब तक नहीं आए आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आप आगे बढ़ गए तो आप वो चीज़ हमेशा पीछे छोड़ दोगे, वो कभी आप समझने का ट्राई नहीं करोगे। सो ऑलवेज स्टिक टू दिस रूल कि जो पहले जो आप सीख रहे हैं वो जब आप सीख जाएंगे तभी आप नए काम पे आगे बढ़ेंगे। तो एओडी
इज समथिंग, जब आप इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे, आप सीख लेंगे, तो आप एओडी पे आएंगे 3rd मंथ में। और 15 डेज के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि एओडी कंप्लीट हो जाए। जैसे ही वो कंप्लीट हुई 15 डेज के अंदर, आपको आना है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। डिफरेंशियल इक्वेशंस इंटीग्रेशन का बिल्कुल मतलब, अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। बस आपको कुछ मेथड्स पता होने चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और इसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में, और उसके बाद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में और डिफरेंशिएशन का यूज आपका एओडी में। तो स्टार्टिंग के जो आपके 2 मंथ थे वो आपका 3rd मंथ में काम आ रहा है। नेक्स्ट 4th मंथ की अगर बात की जाए, तो 4th मंथ जो है वो मैंने पूरा फिक्स किया प्रोबेबिलिटी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मंथ क्यों दे रहे हैं किसी एक चैप्टर को, क्योंकि वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे 1 मंथ दिया जा सकता है 6 मंथ के प्लान में भी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी में स्ट्रगल करते हुए देखा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंटली एक एक करके एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी की सारी एक्सरसाइज जितनी है उसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसमें अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। क्या होता है कि जब एक्सरसाइज में पता होती है कि हाँ ये बेस थ्योरम की है, तो इसमें आपको पता हो जाता है कि हाँ इसमें तो हर जगह बेस थ्योरम लगाना है। पर जब वो एग्जाम में आती है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है, बेस थ्योरम आई है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज को कि मल्टीप्लाई करेंगे। ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करके आप देखेंगे कि वो थ्योरम जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें वही मेथड क्यों लग रहा है। तो जब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो फाइनली जब आपके एग्जाम में वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी आसानी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो सिर्फ एक सिंगल यही टिप है मेरी कि आपको क्वेश्चन पेशेंटली रीड करना आना चाहिए और उसके बाद उसे समझना आना चाहिए क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है और क्यों पूछा गया है, कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने कितने मेथड्स पढ़े हैं, जितने मेथड्स आपने पढ़े हैं वो आपको याद आने चाहिए तुरंत कि इस क्वेश्चन में क्या ये अप्लाई होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आप अपने दिमाग में ज़रूर लाएं कि यही मेथड क्यों अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में और कोई और मेथड क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। तो जब आपको ये रीजनिंग करनी आ जाएगी तो अपने आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कमिंग बैक टू आवर 5th मंथ में आप अपने सेक्शन बी या सेक्शन सी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी या सेक्शन सी जो भी आपने चूज़ किया है उसमें आप अपना अकॉर्डिंगली टाइम जितना भी है वो डिवाइड कर सकते हैं। जो सीक्वेंस आपकी बुक में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स करने हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको सेक्शन बी और सी में कौन सा सेक्शन चूज़ करना चाहिए, तो एक छोटा सा एडवाइस ये है कि सेक्शन बी जिनको मैथ्स आगे पढ़नी है, फिजिक्स आगे पढ़नी है, उनको सेक्शन बी लेना चाहिए। जो कॉमर्स साइड से हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या जो कमर्शियल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं उनको सेक्शन सी लेनी चाहिए, और जो मैथमेटिकल फिजिक्स रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सेक्शन बी लेना चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट मंथ 6 में मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स रखे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है, ये तीनों चैप्टर जो है ये बाकी सारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़े उनसे अलग हैं, ये अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि ये बुक की स्टार्टिंग में है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके ये चैप्टर अभी स्टार्ट भी नहीं होंगे, जिनको ये करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि आप ये चैप्टर्स बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये अपने 6th मंथ के लिए सेव करके रखिए, और जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आपके सफिशिएंट चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब आपका थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो आप लास्ट मंथ में इन पे वर्क कर सकते हैं। मैट्रिसेस के लिए 1 वीक इज मोर देन इनफ। डिटर्मिनेंट्स के लिए यू कैन गिव 2 वीक्स एंड रिलेशन फंक्शंस इन 1 वीक। यस, सो ये 4 वीक का डिवीजन कुछ इस तरह से होगा। आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑब्वियसली, और आप करोगे भी, ये भी मुझे पता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट प्लान के अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता है। किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको थोड़े ज़्यादा दिन लग सकते हैं, लेकिन वहीं पे किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको कम दिन में लगेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें बैलेंस
हो जाएंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ऑल्सो ये वीडियो एंड करने से पहले एक टिप है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ये जो 6 मंथ का प्लान है, इस 6 मंथ के प्लान में कोई एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कुछ भी नहीं किया। ऑब्वियसली आपको ब्रेक्स लेने हैं, क्योंकि बिना ब्रेक के आप काम करोगे तो आपका दिमाग एक पॉइंट पे आके वर्क करना बंद कर देता है। आपको काम करना है, आपको ब्रेक भी लेना है, बट जिस दिन आप ब्रेक लोगे उस दिन आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि एटलीस्ट आप खुद का एक सरप्राइज टेस्ट लो। 1-2 आप क्वेश्चंस कोई भी बुक से उठा के जो आप चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो आप वो लगाओ। होते हैं तो अच्छा, नहीं होते हैं तो और भी अच्छा, ताकि आप वो चीज़ें इम्प्रूव कर सको। तो कंसिस्टेंट ज़रूर रहना, बुक को ज़रूर उठाना रोज़ एक बारी तो ज़रूर, और पढ़ते रहना। और ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे दिन ब्रेक ले रहे हैं। 15-20 दिन में एक ब्रेक काफ़ी है फिलहाल इस साल के लिए। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।